मिसेस शर्मा की बहू शालिनी सुबह से काम में बिजी थी। उसे काम करने का बड़ा शौक था। नौकरी भी करती थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वाले ऑप्शन पर कभी ऑफिस का काम करती तो कभी घर का। चिटकी बजाते ही सारे काम कर देती थी, लेकिन सुबह से शाम तक बिजी रहती थी। और उसे इस तरह बिजी देखकर कभी कभी उसके घर वाले भी परेशान हो जाया करते थे। शालिनी, मुझे नाश्ते में आज पोहा खाना है। अभी बना देती हूँ, चिंता क्यों करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। डाइनिंग टेबल पर। अरे बहू, तुमने मेरे लिए दलिया क्यों बनाया? मम्मी जी, सुबह आपने तो कहा था कि आज आपको दलिया खाने का मन है। लेकिन बेटा, अगर तुम अनुज के लिए पोहा बना रही थी तो मेरे लिए भी वही बना देती। इतना करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो ठीक है, लेकिन देखो मेरे लिए अलग से पराठे भी बनाए हैं। अरे सुबह सुबह इतना सारा काम बेटा, ऑफिस भी तो होता है तुम्हारा। पापा जी कोई बात नहीं, कितनी देर लगती है, एक तरफ पराठे बना दिए, एक तरफ दलिया चढ़ा दिया, और पोहे बनने में तो वैसे भी वक्त नहीं लगता। लेकिन शालिनी, इतना कुछ करने की जरूरत ही क्या है? अगर तुम एक बार कह देती तो हम सब लोग एक ही तरह का नाश्ता कर लेते ना। हमें तो इस बात से कोई परेशानी नहीं। जानती हूँ मैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक है ना, मुझे काम करने का शौक है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन शाम के वक्त, शालिनी चलो ना, आज कॉफी पीने चलते हैं। बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कॉफी नहीं पी मैंने। आज नहीं अनुज, मुझे कपड़ों की पूरी अलमारी ठीक करनी है और ऑफिस का भी थोड़ा सा काम रह गया है, वो भी करना है। शालिनी, कपड़ों की अलमारी संडे को ठीक कर लेना, और अगर ऑफिस का काम है तो जल्दी से खत्म कर लो, उसके बाद चलते हैं। नहीं अनुज, अगर मैं जल्दी फ्री भी हो गई ना तो किचन में कैरी काट कर रखी थी, उसका अचार भी तो बनाना है मुझे। शालिनी, कितना काम करती हो तुम? कभी खुद के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी तो वक्त निकाल लिया करो। अनुज एक बात बता, ये जो आम का अचार मैं बना रही हूँ, ये क्या अपने लिए बना रही हूँ? तुम्हें ही पसंद है ना, तुमने ही कहा था ना, शालिनी जल्दी से आम का अचार बना दो, खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं मानता हूँ तुम ये मेरे लिए कर रही हो, लेकिन मेरे लिए वक्त निकालना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। ठीक है ना अनुज, फिर कभी चलेंगे ना। कुछ दिनों के बाद। शालिनी, सुबह से देख रही हूँ कितनी बार छत के चक्कर लगा चुकी हो। क्या बात है बेटा, क्या कर रही हो तुम? मम्मी जी, वो पापा जी को चावल के आटे के पापड़ पसंद है ना, बस वही बनाकर सुखा कर आई थी। अरे लेकिन बेटा, वो तो बाजार में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, हम वहां से ले आते हैं। हाँ, मैं तो बाजार के बने हुए पापड़ ही खाता हूँ, काफी अच्छा स्वाद होता है उनका। नहीं पापा जी, आपकी उम्र में अब ये बाजार की बनी हुई चीजें खाना ठीक नहीं, मैंने बना दी है ना। लेकिन बेटा, कम से कम 20 बार सीढ़ियां उतर चढ़ चुकी हो, कभी तुम थक भी जाओगी बेटा ऐसा करते करते। कोई बात नहीं, पापा जी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ आकर बैठो। चलो आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। मम्मी जी, चाय पीनी है तो मैं बना देती हूँ अगर आपका मन कर रहा है। अरे नहीं बेटा, मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा, लेकिन तुम थक गई होगी इसलिए पूछ रही हूँ। अरे थोड़ी देर हमारे पास बैठकर बातें भी तो करो। मम्मी, मेरी ना अभी एक ऑफिस की बहुत जरूरी मीटिंग है, मैंने ही ऑफिस वालों को बोल कर रखा था कि इस वक्त मीटिंग कर देना, तो मैं आपसे ना फिर कभी बातें करने के लिए बैठूंगी, और फिर मीटिंग के बाद मुझे छत से पापड़ भी तो उठाकर लाने हैं ना। चलती हूँ मैं। शालिनी के जाने के बाद। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी बहू कुछ ज्यादा ही काम करती है? अरे सारे घरों में तो ये परेशानी होती है कि बहू काम नहीं करती और सास परेशान रहती है, लेकिन हमारे घर में तो उल्टा ही है। शालिनी को इतना ज्यादा काम करते देखकर कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ। तभी अनुज वहां पर आता है। मम्मी, शालिनी काम में इस कदर डूब गई है कि वो अपने घर वालों को भी वक्त नहीं देती। आपको नहीं लगता हमें इसका कुछ करना चाहिए? अरे लेकिन बेटा, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कई बार उससे कहती हूँ थोड़ा कम काम किया कर, इधर उधर घूमने फिरने जाया कर, लेकिन समझती ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरी बीवी एक दिन मशीन बन जाएगी। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं होगा उसके पास। कुछ दिनों के बाद। शालिनी, जानती हो, हमारी कॉलोनी के सब लोग ना पिकनिक पर जा रहे हैं।
मम्मी जी पापा जी ने भी अपना नाम लिखवा दिया है, हम भी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाएंगे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कॉलोनी के सब लोग अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं? हाँ शालिनी, अच्छा है ना, सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। देखो मैंने तो छुट्टी भी ले ली है, तुम भी अपनी ऑफिस से छुट्टी ले लो। ठीक है अनुज, मैं आज ही मैसेज कर देती हूँ। पिकनिक वाले दिन। अनुज, शालिनी बेटा तैयार तो हो ना, सब लोग निकलने वाले हैं। मम्मी बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। अनुज बेटा, शालिनी कहाँ है? उसे भी कहो जल्दी से तैयार होकर आ जाए, गुप्ता जी कई बार मैसेज कर चुके हैं। पापा शालिनी तो कहीं नजर नहीं आ रही, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं कमरे में थी। कोई बात नहीं बेटा, उसे आवाज देकर बुला ले। देख सब लोग निकल जाएंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी देखता हूँ शालिनी कहाँ है। अनुज शालिनी को ढूंढते ढूंढते घर की छत पर पहुंचता है। उसने देखा कि शालिनी घर की छत की धुलाई करने में लगी हुई थी। शालिनी, ये क्या कर रही हो तुम जानती नहीं हमें पिकनिक पर जाना है, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने, अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अनुज, मैंने सोचा कि पिकनिक के लिए आज छुट्टी ली हुई थी, तो क्यों ना इस छुट्टी में कुछ काम कर लिया जाए। लेकिन शालिनी, सब लोग पिकनिक के लिए निकलने वाले हैं और तुम तो अभी तक नहाई भी नहीं हो। वही तो, मैं तो छुट्टी का फ़ायदा उठाना चाहती थी। सोचा घर की छत बहुत गंदी पड़ी है, क्यों ना इसे साफ कर दूं। रोज़ कपड़े सुखाती हूँ, कपड़े गिर कर गंदे हो जाते हैं। लेकिन शालिनी, हमें आज पिकनिक में जाना था। अब अनुज एक काम करिए ना, मम्मी जी पापा जी के साथ आप पिकनिक पर चले जाइए। हाँ, आज मैं पूरे घर की धुलाई करके उसे अच्छे से चमका देती हूँ। आप लोग वापस लौट के आओगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं शालिनी, ये पिकनिक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान की है। अगर तुम यहाँ रह जाओगी तो मम्मी पापा के साथ मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। अनुज प्लीज़, आप पिकनिक पर चले जाइए ना। देखिए ऐसी हालत में मैं आपके साथ नहीं आ सकती, कितना सारा काम फैला कर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जानता हूँ तुम मेरी बात तो सुनने वाली हो नहीं। कुछ दिनों के बाद। क्या हुआ अनुज बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं पापा, शालिनी सारा दिन मशीन की तरह काम करती है। अगर 1 मिनट भी उससे कोई बात करने की कोशिश करे तो सुनती ही नहीं। हाँ बेटा, वो तो मैं भी देख रही हूँ। उस दिन पिकनिक पर भी वो हमारे साथ गई नहीं। लगता है जैसे उसके सर पर काम करने का भूत सवार है। देखो अनुज बेटा, शालिनी इस तरह तुम्हारी बात नहीं समझने वाली, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या पापा, क्या करना पड़ेगा मुझे? एक काम करो बेटा, कल जब शालिनी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया ना, तो तुम लैपटॉप लेकर बैठ जाना और ब्रेकफास्ट बिना किए ही ऑफिस के लिए निकल जाना। और जब रात को आओ तो डिनर भी मत करना, मेरा मतलब बाहर से कुछ खाकर आ जाना। लेकिन काम का बहाना करके, अपने बिजी होने का बहाना करके शालिनी को पूरी तरह इग्नोर करते रहना। लेकिन पापा उससे क्या होगा? वो तो खुश होगी ना कि मैं भी बिजी हो जाऊंगा, वो भी बिजी, उसे तो और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा जी ठीक कह रहे हैं। अब तक शालिनी को इस बात का एहसास ही नहीं कि जब उसके साथ वाला कोई इंसान बिजी हो जाता है तो कैसा महसूस होता है। बस 3-4 दिन तुम ये नाटक करो, फिर देखो शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और देखो उसे अच्छी तरह इग्नोर करना मेरा मतलब इग्नोर करने का नाटक करना। अगले दिन सुबह। अरे अनुज, सारा नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है, आपने कुछ खाया क्यों नहीं? और ये लैपटॉप साइड में रखो, पहले कुछ खा लो। सॉरी शालिनी, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। लेकिन अनुज, भूखे ऑफिस जाना ठीक नहीं है, काम बाद में कर लेना। नहीं शालिनी, फिर कभी, अभी मैं चलता हूँ। शाम के वक्त। अनुज, आपने डिनर भी नहीं किया और अब भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, आखिर बात क्या है? कहा ना शालिनी, एक नया प्रोजेक्ट आया है, उस पर काम कर रहा हूँ, वक्त नहीं है मेरे पास। अगले दिन। अनुज, पता नहीं क्यों आज सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शालिनी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ, आज मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। अनुज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने सुन लिया यार, लेकिन अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, मुझे जाना होगा। अनुज का ऐसा बिहेवियर देखकर शालिनी दुखी हो जाती है और अपनी सास के पास जाती है।
मम्मी जी अनुज को पता नहीं क्या हुआ है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, खाते ही नहीं। लेकिन ऐसी क्या बात है बेटा, क्या किया अनुज ने? मम्मी जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने जब अनुज को बताया तो उन्होंने तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। काम में बिजी होगा ना बेटा, शायद इसलिए नहीं सुन पाया होगा। लेकिन मम्मी जी ऐसा भी क्या काम, मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेते तो कौन सा उनका काम रुक जाता। शालिनी बेटा, वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम भी तो यही करती हो ना, दिन रात मशीन की तरह काम करती हो, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करती। हाँ पापा जी, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये सारा काम मैं आप लोगों के लिए ही तो करती हूँ। घर को अच्छे से रखती हूँ, आप लोगों के लिए पैसे कमाती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? बेटा इसमें गलत कुछ भी नहीं, लेकिन इन सब कामों के साथ या इन सब कामों को थोड़ा सा कम करके अपने पति और अपने परिवार के लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए। और चिंता मत करो, अनुज तुम्हें बस इसी बात का एहसास दिलाने के लिए नाटक कर रहा था। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, माना कि तुम जो भी करती हो हमारे लिए, अपने परिवार के लिए करती हो, लेकिन काम के साथ साथ अपने परिवार के लिए वक्त निकालना भी बेहद जरूरी है, और वो तुम बिल्कुल नहीं करती। अब मेरी समझ में आ चुका है, आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। 2 मिनट, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। अरे फिर से काम? और परिवार के सब लोग अनुज की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। रोशनी की शादी राकेश के साथ होती है। ससुराल में आते ही रोशनी देखती है कि उसकी ननद की हर कोई तारीफ करता है और उसे प्यार करता है, जो रोशनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, ये मेरी ननद है ना, बहुत चालाक है, हमेशा ऐसे काम करती है जिससे उसकी ही तारीफ हो। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू भी बस वो काम कर जो तेरे सास ससुर को पसंद है और बन जा उनकी आदर्श बहू। उफ़ो माँ, तुम्हें तो माँ वाली क्वालिटी है ही नहीं। कोई भला इतना टफ काम अपनी बेटी को सिखाता है क्या? मेरे पास तो शॉर्टकट है। अच्छा, क्या है वो शॉर्टकट बेटा? देखो माँ, ससुराल में ऐश करने का सिर्फ एक ही उपाय है, पति को काबू में रखो, बाकियों का क्या अचार डालना है। बेटा शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं बल्कि 2 परिवार की भी होती है। माँ और पिता को भी घर में खुशहाली ही की कामना होती है। ओ माँ, बोर कर रही हो तुम मुझे अब। अच्छा चलो, मेरे पति के ऑफिस से आने का वक्त हो गया है, मैं बाद में बात करती हूँ। राकेश के आते ही रोशनी उसे कमरे में ले जाती है और कहती है, देखो ना, तुम्हारी माँ सारा सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है कि मैं सिर्फ साड़ी ही पहना करूँ। अरे हाँ, मेरी इस बारे में माँ से बात हुई थी। वो हमारी नई शादी है ना, तो लोग आते रहते हैं मिलने के लिए। माँ चाहती है कि कुछ महीने तुम साड़ी पहनो। लेकिन मैं कल किचन में जल गई थी, साड़ी में आग लग गई थी, पता है आपको? अब बताओ, मैं जिंदा रहूँगी तभी तो लोग देखेंगे ना। अरे ऐसा क्या? नहीं नहीं, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। तुमको आदत नहीं ना, इसलिए कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, माँ से बात मत करना, वरना उनको लगेगा कि मैं तुमसे उनकी बुराई करती हूँ। वैसे माँ को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन है ना रीना दीदी, वो माँ के कान भरती रहती है। अरे नहीं नहीं, रीना तो खुद माँ को बोल रही थी कि वो तुम्हारे लिए जींस सिलवा रही है, मैंने खुद सुना था। रहने दो रहने दो, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ और बहन कुछ और है और पीछे कुछ और। विश्वास ना हो तो खुद ही सोचो, मेरे जल जाने की खबर के बाद भी तुम्हारी बहन एक शब्द ये पूछने नहीं आई कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। अब ऐसी ही रोशनी अपने पति को रोज़ सास और ननद की बुराई करती और उसे उन लोगों से बात करने को भी मना करती। धीरे धीरे राकेश को उसकी ही माँ और बहन से नफरत होने लगती है। अरे रीना, तुम सारा सारा दिन क्या ये मोबाइल में लगी रहती हो? भाभी को किचन में काम में मदद क्यों नहीं करती? रोशनी सारा दिन रात किचन में लगी रहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पर भैया, सब्जी तो मैं ही बनाती हूँ, भाभी को तो सिर्फ रोटी ही बनाना होता है। तो रोटी बनाना कोई आसान काम है क्या? तुम लोग तो चाहते ही नहीं कि मैं घर आऊँ। अरे ये कैसी बात कर रहा है बेटा, भला हम क्यों नहीं चाहेंगे कि तू घर ना आए?
माँ तुम तो चुप ही रहो। दूसरे घरों की माँ को देखा करो, कितनी एक्टिव होती हैं। तुम तो बस सारा सारा दिन घर के अंदर बैठी रहती हो। अरे राकेश, क्या हो गया है तुझे? तेरी माँ तो शुरू से ही घर में रहने वाली महिला रही है। घर का सारा काम, तुम लोगों की देखभाल, पढ़ाई, इसी में तो इसका सारा जीवन कटा। फिर अच्छा नहीं लगता तेरी माँ को बाहर जाना, इसमें नया क्या है? राकेश वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन, राकेश ये देखो मेरी सहेली भावना, मेरी बचपन की सहेली है, इसकी शादी है और तुम्हें इसका भाई बनना है। क्यों, इसका कोई भाई नहीं है क्या? हाँ वो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तुम इसे अपनी मुँह बोली बहन मान लो। अच्छा ठीक है, चलो चला आऊँगा शादी में। अगले दिन रोशनी सास और ननद के सामने फ़ोन पर बात करती है। अरे भावना, मेरे पति राकेश है ना, वो तेरे भाई की सारी रस्में निभाएंगी, तू चिंता न कर। और हाँ, मैंने भाभी के तौर पर तेरे लिए जो जो सामान खरीदना था सब राकेश की सैलरी से ले लिया है, तो बिल्कुल चिंता मत करना। अगले दिन, भैया आज मेरे कॉलेज की फ़ीस भरनी है। हाँ हाँ, तो तेरी भाभी से पैसे ले ले। तभी वहाँ रोशनी आ जाती है। हाँ हाँ ले ले पैसे, लेकिन अगले महीने से मुश्किल होगा। भावना की शादी है तो वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। ये भावना की शादी में राकेश के पैसे क्यों खर्च होंगे? और फिर घर का खर्चा, फीस, ये सब भी तो ज़रूरी है। माँ, वो भी मेरी बहन ही है, उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी इसके लिए। भैया मैं तो जिंदा हूँ, फिर तुम क्यों किसी को बहन बना रहे हो? अरे रीना, मुंह बोली बहन है वो, और वैसे भी वो राकेश के लिए बहुत करती है। उसके जन्मदिन में महंगी गिफ्ट देना, और तो और वो राकेश की तरक्की के लिए पूजा भी करती है ना राकेश? हाँ रोशनी, भावना जैसी बहन सच्ची किस्मत वालों को ही मिलती है। राखी वाले दिन राकेश की बहन, भाभी आज राखी है, भैया कहाँ है, उसे पता है ना, उन्हें राखी बांधे बिना मैं खाना भी नहीं खाती। अरे नहीं खाती तो खाने की आदत डाल लो, क्योंकि वो भावना के घर गए हैं और अब तो जाते ही रहेंगे। राकेश दोपहर को घर आता है। भैया आज राखी है, तुम कहाँ थे? चलो अब जल्दी से राखी बंधवा लो। हाँ, और फिर भाई बहन दोनों मिलकर खाना खाओ। अब माँ, मैं तो खाना खाकर आया हूँ, भावना ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। भैया आज राखी नहीं बंधवानी क्या? राकेश राखी बंधवाने के लिए हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है, उस पे पहले से ही राखी बंधी होती है। बेचारी बहन उसी राखी के नीचे अपनी राखी बांध देती है। अगले दिन, माँ मैं और राकेश भावना के घर जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में ही दोनों पति पत्नी के एक्सीडेंट की खबर आ जाती है। दोनों बिस्तर पर पड़ जाते हैं, ना खुद से खा सकते हैं ना थोड़ा भी चल सकते हैं। उस वक्त, बहू तुम दोनों की हड्डियाँ ही टूट गई हैं, अब तो लगता है कि 6 महीने तुम लोग बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। तभी वहाँ बहन हाथ में दवाई लेकर आती है। लो भैया भाभी दवाई खा लो, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। अरे रीना, तेरी तो परीक्षा है ना, तू बैठकर पढ़ाई कर, मैं करती हूँ काम। अरे आप लोग रहने दो, मैं भावना को बोल देती हूँ, वो आकर हमारी सेवा कर देगी। हाँ हाँ, तुम भावना को ही फ़ोन कर दो, रुको मैं करता हूँ फ़ोन, भागती आएगी वो तो। भावना, तू तो जानती है कि मेरा और रोशनी का एक्सीडेंट हो गया है और अब घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए तू यहीं आ जा। अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो गोवा जा रही हूँ घूमने, उसके बाद फिर पार्लर की कुछ अपॉइंटमेंट्स है, अभी तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये कहकर वो फ़ोन रख देती है। राकेश अब रीना की तरफ देखता है, जो पूरे तन मन से भाई की सेवा कर रही होती है। सारा दिन सारी रात एक कर वो 6 महीने तक भाई और भाभी को सेहतमंद करने में जुट जाती है। लेकिन जब दोनों ठीक हो जाते हैं, उसके बाद एक दिन, ओ रोशनी, राकेश भाई, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चलूँ, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनाए पास्ता लेकर आई हूँ। तभी वहाँ रीना प्लेट में पोहे लेकर आ जाती है। भैया पोहे खा लो।
नहीं नहीं, अब वो मेरे हाथ का पास्ता खाएंगे। तभी वहाँ रोशनी भी आ जाती है। अरे वाह रीना, बहुत अच्छे पोहे बनाए हैं। रीना को लगता है कि रोशनी उसकी भावना के सामने बेइज्जती करेगी, लेकिन वो आगे कहती है, नहीं भावना, राकेश को अपनी प्यारी बहन के हाथ के पोहे ही अच्छे लगते हैं, और मुझे भी। सास और रीना रोशनी का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह रीना वाह, मैं तो तेरे पति की बहन बनी थी, वो भी मुंह बोली, अब मेरी ये इज्जत। हाँ, बहन बनी थी, वो भी मुंह बोली, लेकिन मेरी सगी बहन की जगह मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। अपनों का पता सिर्फ परेशानियों में चलता है, जब सभी साथ छोड़ जाते हैं तो सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। ये बोलकर राकेश रीना को गले लगा लेता है। मालिनी की शादी कुछ ही दिनों पहले समरपुर गांव में हुई थी। एक दिन मालिनी अपनी सास के साथ रसोई में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, बहू जाओ, सासू माँ को खाना खिला दो। जी मम्मी जी। मालिनी अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। अरे बहू, वो कल बेसन की बर्फी जो आई थी, मुझे भी तो चखाना। नहीं दादी सासू माँ, आपको मीठा मना है, आप वो मिठाई नहीं खा सकती। अरे बहू, मैं पूरी नहीं खाऊंगी, बस चखूंगी, एक बार चखा तो दे। मालिनी अपनी दादी सास को मिठाई चखाती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसी निकली। अच्छी है ना दादी सासू माँ? अरे क्या खाक अच्छी है, आजकल के मिठाई वालों को तो मिठाई बनानी ही नहीं आती। ऐसा लग रहा है कि मानो रेत घोलकर उसके टुकड़े बना दिए हो। पता है, तेरे दादा ससुर को मेरे हाथों की बेसन की बर्फी कितनी पसंद थी। अच्छा दादी जी, मुझे खानी है आपके हाथ की बेसन की बर्फी, क्या मिल सकती है? अच्छा, तेरे लिए मैं बनाऊंगी। चल, जो जो मैं सामान तुझसे कहूँ ना, उसे कमरे में लेकर आ। मालिनी अपनी दादी सास की दी गई लिस्ट का सारा सामान कमरे में ले आती है और दादी सास बेसन की बर्फी बनाना शुरू करती हैं। मालिनी की मदद से बर्फी तैयार हो जाती है। दादी सास सबको कमरे में बुलाती है और कहती हैं, चलो तुम लोग ये बर्फी चख कर बताओ कि कैसी बनी है। मालिनी, उसका पति और सास ससुर चारों जैसे ही बर्फी चखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अरे सासू माँ, आप तो इतनी अच्छी बेसन की बर्फी बनाती हैं, आपने तो पहले कभी नहीं बनाई। दादी, ये मिठाई तो मार्केट में धूम बिकनी चाहिए। अगर ये बर्फी मार्केट में आ गई ना, तो आप तो कितने ही हलवाइयों की छुट्टी कर दोगी। सब हंसने लगते हैं और बर्फी खाकर वहां से चले जाते हैं। मालिनी सफाई करने लगती है। तभी दादी सास कुछ ऐसी बात कहती है, अगर सच में मेरी मिठाई मार्केट में बिकेगी तो कैसा रहेगा। पता है बहू, मैंने आज तक अपने जिंदगी में एक भी पैसा नहीं कमाया। काश मैं कुछ कर पाती अपनी जिंदगी में। ये बात मालिनी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसकी दादी सास में इतना हुनर है तो उसे कुछ करना चाहिए। वो रात भर सोचती रहती है, मुझे कुछ करना चाहिए, दादी सास की इस प्रतिभा को लोगों के सामने लाना चाहिए। अगले दिन वो अपनी दादी सास की मिठाई एक खाली डब्बे में पैक कर रही होती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे बहू, ये मिठाई पैक करके किसे देने जा रही है? मम्मी जी, मैंने सोचा है कि दादी सास की इन मिठाइयों को हमारे आसपास जितने भी हलवाई हैं उन्हें चखवा कर आऊं, ताकि वो हमें ऑर्डर दे और हम दादी सास की बेसन की बर्फी का बिजनेस चालू कर सके। सास ये सुनकर हंसने लगती है। अरे बहू, तू भी किस चक्कर में पड़ गई? ये भी कोई उम्र है सासू माँ की बिजनेस शुरू करने की? सारी उम्र तो उन्होंने इस घर में बिता दी, अब वो कहाँ इस उम्र में ये सब करेगी। मैं हूं ना मम्मी जी, मैं करूंगी उनकी मदद, आप बस देखती जाइए। मालिनी मिठाई लेकर मिठाई की दुकान पर जाती है और सबको मिठाई चखाती है। अरे वाह वाह, ये बेसन की मिठाई तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप मेरा 5 किलो का ऑर्डर लिख लीजिए
और ये 1 किलो मिठाई आपसे मैं अभी खरीद लेता हूँ। और ये लीजिए 1000 रुपये एडवांस। जी ठीक है, मैं कल आपका ऑर्डर देकर जाती हूँ। मालिनी खुश हो जाती है। वो अपने पड़ोस में भी सबको मिठाई चखाती है और सभी उस मिठाई का ऑर्डर देते हैं। मालिनी घर आते ही सबको दादी सास के कमरे में बुलाती है। अरे बहू, क्या हुआ, सब यहाँ क्यों आ गए? मालिनी 1500 रुपये अपनी दादी सास के हाथ में रखती है और कहती है, ये लीजिए दादी सासू माँ, आपकी पहली कमाई। मेरी कमाई? हाँ जी, आपकी कमाई। आपकी बनाई बेसन की बर्फी सारे मिठाई वालों को बहुत पसंद आई है और हमें 8 किलो का ऑर्डर मिला है मिठाई बनाने का। दादी सास ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मालिनी को गले लगा लेती है और सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पैसे मैंने कमाए हैं। पर यकीन कर लीजिए दादी सासू माँ। हाँ चलिए, आपकी असिस्टेंट तैयार है, मिले हुए ऑर्डर को पूरा भी तो करना है ना। चलो चलो, बनाते हैं बेसन की बर्फी। पर मुझे शादी नहीं करनी, डांस कंटिन्यू करना है। अरे जितना सीखना था सीख लिया, अब शादी कर लो। काजल उत्तराखंड के छोटे गांव में रहने वाली लड़की है जिसे डांस बहुत पसंद होता है, लेकिन उसके घर वाले जल्दी जल्दी उसकी शादी ध्रुव से करा देते हैं। बहू, मैंने सुना तुम डांस करती हो। जी, मुझे डांस बहुत पसंद है। क्या मैं यहाँ भी अपना डांस कंटिन्यू कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, दोबारा यहाँ डांस का नाम भी लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। रसोई की सफाई करके खाना बनाओ। पर माँ, डांस में बुराई क्या है? काजल बच्चों को सिखा सकती है। आहा, एक ही दिन में मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ बोलना सिखा दिया। इस पर कुछ बोले बिना ध्रुव घर से निकल जाता है और काजल रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब काजल की सास खाना खाती है तो पहला निवाला खाते ही गुस्से से चिल्लाने लगती है। हाय रे नास पीटी, इस ब्लड प्रेशर की मरीज को खाने में नीरा नमक भरकर मारना चाहती है। अरे ससुराल में कदम रखते ही सास को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। अरे भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। सास की बातें सुनकर काजल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शाम तक बाहर नहीं निकलती, जिस पर उसकी सास ध्रुव के घर आते ही काजल की बुराई करना शुरू कर देती है। आ गया मेरा राजा बेटा, देख ले, तेरी बहू ने तो आज मुझे मार ही दिया था। न जाने इसके मम्मी पापा ने नाचने के अलावा और कुछ सिखाया भी है या नहीं। अपने मम्मी पापा की बात सुनकर काजल कमरे से बाहर निकल आती है। मम्मी जी, आप कुछ भी बोल लो, लेकिन मेरे माँ पापा को कुछ मत बोलो। महारानी के तेवर तो देखो, मैं कुछ भी बोलूं क्या कर लेगी है? आप जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। हाय राम, देख रहा है ध्रुव, कैसे कैची जैसी जुबान चल रही है तेरी पत्नी की, और तू खड़ा खड़ा सुन रहा है। ध्रुव परेशान हो जाता है। आप दोनों सास बहू को वैसे भी तू मैं के अलावा और कुछ काम नहीं। मेरी तो जान बख्श दो, ऑफिस का बहुत जरूरी काम करना है मुझे। ये कहकर ध्रुव अपने कमरे में चला जाता है, पर उन दोनों सास बहू की कहा सुनी बंद नहीं होती। अब हर दिन उनके घर का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होता। खुद तो कभी प्यार से बात नहीं कर सकती और मेरे पति को भी भड़काती रहती है। आई बड़ी मेरे बेटे को अपने बस में करने वाली। अरे तेरी मनमानी तो इस घर में कभी ना चलने दूँ। हाँ। तभी ध्रुव भी वहां आ जाता है और वो गुस्से में बोल पड़ता है। लड़ लो, एक एक डंडा दे दूं हाथ में, आराम से लड़ना फिर। वैसे भी इसके अलावा और कोई काम तो है नहीं। आप दोनों की इन्हीं लड़ाइयों की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। काजल की सास हैरान हो जाती है। ये क्या बोल रहा है बेटा? जब आप दोनों का शोर खत्म ही नहीं होता तो कहां से कोई बंदा काम पर कंसंट्रेट करेगा। उसी वजह से प्रेजेंटेशन में गलती हो गई। अरे
आई एम सॉरी ध्रुव, ये सब मेरी गलती है। हाँ, अब माफी मांग कर भोली बन जा, जिससे वो बेटा अपनी माँ को ही विलन समझे। नहीं नहीं, पहले आप दोनों यही कर लो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं नहीं, पर अब आप क्या करोगे? नई जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करता हूँ। पर तब तक घर खर्च कैसे चलेगा और मम्मी जी की दवाइयाँ? अरे जानती हूँ तू मुझे बोझ समझती है, मेरी दवाइयाँ तुझे खर्चा लगती है, और अपने उस फालतू डांस की जगह सिलाई कढ़ाई या खाना बनाना सीख लेती तो आज वो टैलेंट यहाँ काम तो आ जाता। अरे थैंक यू माँ, आइडिया अच्छा है। काजल, तुम कॉलोनी के बच्चों को डांस सिखाना शुरू कर दो, इससे घर खर्च की टेंशन खत्म हो जाएगी और मैं भी जॉब ढूंढता रहूंगा। क्या? नहीं नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्रुव अपनी माँ की बात को टालते हुए घर में ही काजल के डांस क्लासेस शुरू करा देता है, जिसपे धीरे धीरे कॉलोनी के लगभग सभी बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। पर उसकी सास अभी भी खुश नहीं होती। आखिर तूने अपनी मनमर्जी कर ही ली, मेरे घर को अपने नाचने की जगह बना ही दिया। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब काजल अपनी कमाई से पूरे घर खर्च के साथ बचत भी करने लगती है, जिससे चिढ़कर एक दोपहर उसकी सास कॉलोनी के लोगों को डांस के खिलाफ करने के इरादे से बाहर निकलती है। पर वहां उसे कुछ अलग ही माहौल दिखाई देता है। अरे आप तो बहुत खुशकिस्मत है जो काजल जैसी बहू मिली, बहुत अच्छा डांस सिखाती है। अरे ऐसी टैलेंटेड बहू को अभी तक कहाँ छिपा कर रखा था। मेरी बेटी तो कहती है उसे काजल जैसी ही डांसर बनना है। काजल की सास गर्व से जवाब देती है, आखिर बहू किसकी है? कॉलोनी के लोगों की बातें सुनकर काजल की सास को समझ में आ जाता है कि वो अपनी बहू और उसके डांस के बारे में कितनी गलत है। वो घर वापस आती है जहां ध्रुव और काजल बात कर रहे होते हैं। वाह काजल, इतनी बचत, ये तो मैं नौकरी करते हुए भी नहीं कर पाता था। सोचिए तो, अगर हम दोनों मिलकर कमाए तो मेरा सिर फक्र से और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। हाँ बहू, मैंने तुम्हारे इतने बेहतरीन टैलेंट को कचरा समझा, पर सच तो ये है कि रसोई में खाना बनाना हो या स्टेज पर डांस करना, सबके पास अपना अलग टैलेंट होता है और हमें उन सब की मदद करनी चाहिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा।